तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर परफेक्ट स्टडी 24 में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हम आपको महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण फैक्ट करा रहे थे। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा 5वां अध्याय यानी गुप्त वंश और अन्य वंश से संबंधित वीडियो लाए हैं। इससे पहले हम अध्याय 4 तक कवर कर चुके हैं, जो कि एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर इनको देख सकते हैं। आज का हमारा यह 5वां लेक्चर है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश और अन्य वंश से, जो भी रेलवे ग्रुप डी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जाकर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो वो कौन से हैं? समुद्रगुप्त। इसको याद रखना है, आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद बात करते हैं, भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे, तो वो थे बराहमिहिर। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताना है, तो वो थी प्रभावती गुप्त। याद रखना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद बात करते हैं विक्रमादित्य, प्रसिद्ध गुप्त शासक। एक अन्य नाम है, तो उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत की कृति है, वो थी कालिदास की। प्रशस्ति, गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों में लिखी थी, तो वो आपको गुप्त वंश याद रखना है। अगला है गुप्त वंश राजाओं में से एक अच्छा वीणा वादक भी था, तो वो था आपका समुद्रगुप्त। साम्राज्य, 4वीं शताब्दी युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, तो वो आपको साम्राज्य 4वीं शताब्दी के में आए थे। इसके बाद बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। याद रखना इसको। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी, वो किसने संभाली थी? तो आपकी समुद्रगुप्त ने। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य क्या किया था? स्थापित किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले पीडीएफ की ओर, अगले पॉइंट के बारे में। तो ये सारे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप याद करके जरूर रखना, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। पाटलिपुत्र नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन की यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था, तो वो थे आपके फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी पूर्व गुजरात तक का विस्तार इन्होंने किया था। होयसल साम्राज्य की क्या थी राजधानी? तो द्वार समुद्र थी। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। इसके बाद पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित थे, तो वे थे कौन? चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक जो था वो था आपका चालुक्य। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, तो वो कौन थी? पल्लव। इसके बाद पल्लव वंश के राजा संस्कृत में नाटक लिखा करते थे, तो वे थे महेंद्र वर्मन। चोल वंश के अंतिम शासक थे, तो वह राजा चोल द्वितीय। राजा चोल के मालदीव द्वीप पर दरियाई विजयी पाई थी, तो वो किसने पाई थी? राजा राय ने। भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का क्या किया था इस्तेमाल? तो वो कौन थे? राजेंद्र चोल। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी, इसको याद रखना है। बोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि थी सालाभोग, इसको याद रखना है। राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे, तो वो किसने किए थे? चोल ने।
अगला पॉइंट पर बात कर लेते हैं। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो इसको याद रखना, मुद्रो। और जो पांड्यों ने मुद्रो के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी पर इसकी सर्वोच्चता प्राप्त की। पूर्व चोल राजाओं से कार्यकाल सबसे महान माना जाता है, इसको भी याद रखना। अगला पॉइंट है, चालुक राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो किसको किया था? पुलकेशन द्वितीय को। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश से संबंधित था। रवि कीर्ति ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो वो कौन आया था? जुआंग सांग। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? तो वो थे आपके बाणभट्ट। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट और है, इसके बाद इसके वस्तुनिष्ठ करेंगे। चीनी यात्री हैंगसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल भारत आया था। हैंगसोंग एक चीनी बौद्ध यात्री था। यहाँ पर हैंगसोंग पहले भर दिया है हमने, जिसने नालंदा बौद्ध इस शास्त्रों का अध्ययन किया था। और 627 और 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो इसको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो वो कहाँ किया था? कन्नौज, याद रखना। हवेक्सैंग चीनी यात्रा नालंदा आया था तथा छात्रा और शिक्षक दोनों में रूप में रहा था। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व आए और उनके काल में भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। तो वो कौन थे? राजपूत। चीनी यात्री इत्सिंग ताम्रलिपित 3 वर्ष रुककर संस्कृत में सीखा था। तो इसको याद रखना। इस प्रकार से ये पूरी इंपोर्टेंट फैक्ट समाप्त हुए। अब इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? बताना। गुप्त वंश, मौर्य वंश, सातवाहन या पुष्पभूति। तो पुष्पभूति, जैसा कि इसका डी ऑप्शन सही दिया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय के निम्नलिखित में से किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या शंशाक। तो यहाँ पर हर्ष इसका राइट आंसर दिया है। अगला, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में से निम्नलिखित में से कौन आया था? फाहियान, मार्को पोलो, इब्न बतूता, जुआंगसांग, बेंगसांग। तो डी ऑप्शन जैसा कि इसका दिया है, जुआंगसांग बेंगसांग। इनको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी निम्नलिखित में से थे। तो कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, अमर सिंह, बहुभूति। तो जैसा कि इसका राइट आंसर बी दिया है, बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल। तमिल इसका राइट आंसर दिया है, तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल शिलालेख के अनुसार गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ब्रह्मदाय, देवदास, शालाभोग या पालीबंध। तो जी इसका राइट जो आंसर दिया है, शालाभोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का चयन बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा चोल और कनिष्क। तो बिंबिसार गुप्त इसका राइट आंसर नहीं दिया है, ये गलत चयन में आता है। अगला प्रश्न है 8वां,
गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री भारत का भ्रमण किया था? हेयुंग सांग, फाहियान, आईचिंग या लियू स्कू? तो फाहियान इसका राइट आंसर दिया है। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्विक रिमाइंडर यानी थोड़ी सी फास्ट रिवीजन में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देख लेते हैं अभी पीडीएफ और कितनी रह गई है। यदि थोड़ी बड़ी होगी तो हम इसका दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दूसरे वीडियो में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका जो आगे का पार्ट हम लाएंगे वो जल्द ही इस पर अपलोड कर देंगे। अभी यहाँ तक आप जो हमने पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं वहाँ तक आप इसको ज़रूर देख लेना। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन और लाइक शेयर जरूर करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।